दोस्तों नमस्कार। राजनीति ही इस देश को हाँकती है। राजनीति ही अपने आप में इस देश का सिस्टम है। राजनीति ही नीतियों को प्रभावित करती है और नीतियों को लागू किया जाए या ना किया जाए, इस दिशा में राजनीति के पास जो कुछ होता है वो सारे तंत्र खोल देती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द ही भारत की समूची व्यवस्था रेंगती है। और जब राजनीति में उलटफेर की परिस्थितियां देश में बनने लगे तो फिर जान लीजिए कि इस देश के भीतर की समूची व्यवस्था के ऊपर वही राजनीतिक सत्ता आकर खड़ी हो जाएगी जो तब तक सारी हकीकत को छुपाना चाहेगी जिस हकीकत के सामने आने से इस देश में राजनीतिक परिवर्तन कहीं हो ना जाए। तो क्या मोदी की सत्ता ने इस देश के भीतर की इकोनॉमी के सच को छुपाया हुआ है? इस देश के भीतर बनती नीतियां नहीं, बल्कि इस देश के भीतर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कितना घाटा उसमें हो रहा है? राज्य दर राज्य कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं? आरबीआई को कितना नोट छापना पड़ता है? महंगाई पर नकेल कसी जाए या ना कसी जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $90 प्रति बैरल जिस दिन पार कर गई, उसका असर भारत के लोगों पर क्या होगा? अगर एक एक पायदान को समझने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है एक सवाल आपके जहन में आज सबसे पहले रेंगने लगे, और वो सवाल यह होगा कि 2024 के बाद क्या होगा? अगर मोदी सत्ता दोबारा आ जाती है तो भी क्या वह इस इकोनॉमी को संभाल पाएगी जो मौजूदा वक्त में है? और अगर किसी दूसरे की सत्ता बनती है तो वह इस इकोनॉमी को कैसे संभालेगी? उसके सामने कैसी चुनौती होगी? क्या वह इस सत्ता के तमाम फाइलों में ही और उसको निपटाने में ही लग जाएगी या फिर इकोनॉमी पर ध्यान देगी? इस देश के भीतर सवाल महंगाई और बेरोजगारी भर का नहीं है, और सवाल टमाटर और प्याज का भी नहीं है। आज ठोस रूप से उस जमीन पर कदम रखने की कोशिश कर लीजिए जिसके जरिए आपसे आज बात हो पाए कि इस देश की अर्थव्यवस्था का कौन सा सच मोदी सत्ता 2024 तक छुपा रही है या वो छुपाएगी ही, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वह कोई कमजोरी इस दौर में उभारना चाहती नहीं है। तो आइए एक एक पन्नों को जरा पलटने की कोशिश करते हैं, और ये पन्ने सरकार के भीतर के उन डॉक्यूमेंट का हिस्सा आप कह सकते हैं जो सरकार के ही अपने डाटा कहते हैं, जो खुद सरकार के लोग जानकारी देते हैं। कहां फेल, कहां पास, या कहीं पास तो फेल थे दिखाने की कोशिश है। मसलन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके जरिए बहुत साफ तौर पर कहा गया कि इस देश में 150 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा लेट नहीं बल्कि हद से ज्यादा उनका खर्चा बढ़ गया है। और उसके अलावे तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे हैं जिसके 238 के लगभग ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका खर्चा एनालिसिस कर रहे हैं और सबको मिला दे रहे हैं तो 388 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पर खर्चा बढ़ते बढ़ते 4,65,556 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। इतना बढ़ना नहीं चाहिए था तो बढ़ गया है, यानी आने वाले वक्त में 2024 के बाद यह खर्चा और कितना बढ़ेगा? अगर आप एवरेज निकालते हैं तो यह तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका होगा। यानी किसी प्रोजेक्ट का ऐलान होता है, उस प्रोजेक्ट को एक मियाद के तहत पूरा करना होता है, लेकिन पैसा ना हो, नीतियों के भीतर की जटिलता हो, लागू करा पाने में मुश्किल हो, यानी परफॉर्मेंस ना हो पा रहा हो, तो फिर ऐसे में खर्चा बढ़ते चला जाएगा। और कुल मिला के 1646 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस दायरे में खड़े हैं। इसमें से 388 कॉस्ट की बढ़ चुकी है प्रोजेक्ट की, जो हमने जानकारी दी 4,65,556 करोड़। 809 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो देरी से चल रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट की जानकारी अभी सरकार के पास नहीं है। यानी सिर्फ 388 का कॉस्ट 6 लाख तक पहुंचने का जिक्र हमने किया। उसके बाद 809 प्रोजेक्ट जिसकी जानकारी सरकार के पास अभी नहीं है कि इसमें कितना विलंब होते हुए और कितना कॉस्ट बढ़ेगा। और 345 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि ऐलान हो गए, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, शुरू भी हुए या नहीं हुए, यह भी एक मुश्किल हालात है।
और अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स की कीमत को देखिएगा तो कुल खर्चा इस पर 23,92,837 करोड़ का होना चाहिए था। लेकिन अगर इसको इसकी जन्म की तारीख से जोड़ दीजिएगा, जन्म का मतलब यह है जब सरकार ने प्रोजेक्ट का ऐलान किया, तो उस लिहाज से इस प्रोजेक्ट की कीमत कुल मिला के लगभग 19.5 करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लेट हुआ, फिर कुछ और लेट हुआ, फिर कुछ और लेट हुआ, तो यह 23,92,000 करोड़ तक पहुंचा। और आज की तारीख में यह कीमत बढ़कर 28,58,394 करोड़ है, यानी सीधे सीधे 4,65,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट पे अभी तक 15,21,000 करोड़ रुपया दिया गया तो वह पैसा भी अटका हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरे तो हुए नहीं हैं। तो पहला मंत्र क्या है? इस देश के भीतर में 2024 तक किसी भी नए प्रोजेक्ट को सरकार लागू कर दे, यह मुश्किल सवाल, और जो पहले से चली आ रही थी उन प्रोजेक्ट को पूरा कर दे, यह भी मुश्किल सवाल। तो 2024 के चुनाव तक सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आप तक यह जानकारी पहुंचे कि यह प्रोजेक्ट लंबित है, यह लटकाव अटकाव की परिस्थितियों को जी रहा है। दूसरी बात, इसके तुरंत बाद आइए, सरकार ने जो पैसा कमाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का दायरा खोला, बड़ा किया, बड़ी तादाद में पीएसयूज को बेचना शुरू किया। लेकिन जब तक आप पीएसयू बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस देश की इकोनॉमी कहीं चल रही है। लेकिन एक झटके में सोचिए कि तमाम खरीदार आपके सामने नहीं आए, और वो खरीदार इसलिए नहीं आए क्योंकि वह अपने तौर पर उनके अपने मामले एनसीएलटी में चल रहे होंगे, जहां वो कोई दिवालिया खुद को घोषित कर चुका है या खुद बाजार से और पैसा उठाना चाहता है। तो इस दायरे में सरकार का पूरा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो था वो अटक गया। ताजा जानकारी सरकार खुद कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, आईडीबीआई बैंक हम बेच नहीं पाएंगे, और लगभग 15,000 करोड़ की जो कमाई होनी थी वह हो नहीं पाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर। तब सवाल यह था कि हम जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो कहां से लाएंगे। उसका उपाय सरकार के पास एक ही है, जो बैंकों का डिविडेंड यानी बैंकों को जो लाभ होता है उस पैसे को पूरा अपने पास ले लीजिए। और सरकार ने किया भी यही। आरबीआई के जरिए तकरीबन 87,416 करोड़ रुपए ले लिए, और इस देश के जो इस राज्यों के जो बैंक हैं, जो एक लिहाज से पब्लिकली ट्रेडेड बैंक हैं स्टेट लेवल पे, उससे लगभग 13,800 करोड़ रुपए वह भी ले लिए। फिर यहां दूसरा सवाल खड़ा हुआ, तो क्या सरकार ऐसी चलती है जिसमें यहां से नहीं तो वहां से पैसा लिया जाए, यहां फेल हो गए तो वहां पर कुछ लाभ हो रहा है तो वहां से उठा ली जाए चीजें, और उसको लाभ क्यों हो रहा है और लाभ होना चाहिए, इसके लिए अगर हम पॉलिसी बना सकते हैं तो पॉलिसी बना देंगे। तो जो आरबीआई का डिविडेंड, बैंकों का डिविडेंड है, वो तो दरअसल कमाई सही मायने में रिकवरी को लेकर है, और रिकवरी इसलिए कमाई में तब्दील हो रही है क्योंकि आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कर्ज लेने वालों को आपने जब माफी दे दी, बैंकों के बुक से उस तमाम रकम को हटा दिया, और बैंक जब रिकवरी कुछ भी कर पाए तो वह प्रॉफिट के हिस्से में आ गया। तो हर नियम कायदा सरकार 2024 तक बनाने की दिशा में, और शायद इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट की जो लकीर थी आईडीबीआई बैंक से आगे निकलती थी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थम गया, बीईएमएल थम गया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थम गया। और याद कीजिए, पिछले साल बहुत जोर शोर से भारत पेट्रोलियम को बेचने का जिक्र था, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद जो तेल का खेल शुरू हुआ, सरकार समझ गई अभी ना बेचा जाए, इसी से लाभ कमा लिया जाए, तो सरकार ने इसी से लाभ कमाने की परिस्थितियां भी खड़ी कर दी। तीसरा मंत्र, जिस भी चीज से लाभ हो उस दिशा में इस राष्ट्र हित के तहत उसी अनुकूल पॉलिसी बना लीजिए। युद्ध से लाभ हो सकता है तो उसके अनुकूल खड़े हो जाइए, और शायद इसीलिए दुनिया भर से जितना तेल हम लोग नहीं ले पाते हैं उतना तेल रशिया से अकेले ले रहे हैं। रिफाइनरी भारत के भीतर बहुत है, तो उसको रिफाइन करके दुनिया के बाजार में वही तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी को पुख्ता कर रहे हैं। तीसरा मंत्र था, फायदा उठाइए किसी भी मुश्किल हालात का। आने वाले वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग देखते चले जाएंगे, और इसीलिए उस लकीर में जो डिसइन्वेस्टमेंट की लकीर थी उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी तो जिक्र था। सरकार को उसको स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि खरीदार नहीं मिल रहा है।
पवन हंस याद कीजिए, बिक गया था लेकिन फिर उसको स्क्रैप करना पड़ा। खरीदार पर सवाल थे, उस पर जो लिटिगेशन थे उसको लेकर सवाल था, उसको लेकर जवाब नहीं आ रहा था। और होते होते स्थिति यह आ गई, जब आप इसके आगे निकलिएगा तो मामला शेयर बाजार तक पहुंचा और एलआईसी अपने तौर पर वहां जब उसकी अपनी वैल्यू कम होती नजर आई तो अगला सवाल यह भी आया और चौथा मंत्र यह था कि एक फायदे वाली कंपनी का पैसा निकालिए और दूसरी कंपनी जो घाटे में चल रही है उसके जोड़ दीजिए उसको। जैसे हम लोगों ने बैंक के मर्जर को देखा, घाटे में चल रहे बैंक लाभ में कैसे आ गए और जो घाटे में चल रहे थे उनको जो बड़े लाभ के साथ बैंक थे उनके साथ कॉम्बिनेशन बैठाया गया कि जिससे मार्केट में ये लगातार चर्चा रहे, देखिए बैंक फायदे में चल रहे हैं। तो ये जो चौथा और पांचवा मंत्र है, ये सरकार अपने आप की इकोनॉमी को बेहतर दिखाने की दिशा में काम करती है और अपने ही किसी एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू को लाभ पहुंचाना, और इसी को मान लिया जाता है कि देखिए कमाई हो रही है और देखिए कोई घाटे में नहीं है। यहां पर इस बात का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि आईडीबीआई में एलआईसी का स्टेक जो है वह 49.24% है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 45.48 गवर्नमेंट है, यानी सरकार से ज्यादा स्टेक एलआईसी का है। और एलआईसी की इस दौर में शेयर बाजार में क्या स्थिति आ गई, जो उसकी प्राइस थी जो लिस्टिंग के समय थी उसकी तुलना में -31.4% वह नीचे आ गया और जो उसको लॉस है मार्केट वैल्यू का वो लगभग $22.7 बिलियन यानी 1,88,681 करोड़ रुपए का सीधा सीधा मार्केट वैल्यू कम हो गया, जिस एलआईसी का गुणगान लाल किले के प्राचीर से हुआ था। छठा मंत्र क्या है? छठा मंत्र बहुत साफ है कि घाटे में और सवाल उठते हुए जनता के भीतर जब सरकार के ही किसी संस्थान को लेकर उठे और उसमें जनता का पैसा लगा हुआ हो तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहिए ये लाभ में है। और शायद इसीलिए बैंक लाभ में है, एलआईसी लाभ में है, इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से किया। लेकिन यह इलेक्शन तक रेड कारपेट के भीतर रहेगा, उसके बाद कौन सी परिस्थिति निकलेगी कोई नहीं जानता है। सातवां मंत्र दरअसल इस देश के भीतर में फाइनेंशियल कमीशन को लेकर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन का गठन नवंबर में होगा। लेकिन सवाल है कि इससे पहले जो 15वीं फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था वो लागू है मार्च 2026 तक। तो ये जो नया फाइनेंशियल गठबंधन होगा, जो कमीशन का गठन होगा, यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वो गठन होने के बाद कौन सी रिपोर्ट देता है, वो किस सरकार के हिस्से में जाएगी, मोदी सरकार अगर कंटिन्यू नहीं कर पाई तो क्या इस फाइनेंस कमीशन का आधार जो 15वीं वित्तीय आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर चलेगा? क्योंकि 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट का आधार 14वीं वित्तीय आयोग की रिपोर्ट था और इसमें जो टैक्स डेवोल्यूशन का जिक्र था, यानी स्टेट और सेंटर के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स का, इसको एक मैकेनिज्म के तहत डेवलप किया जाता है और उसमें जो स्टेट को 42% देने का जिक्र था वह इस दौर में लड़खड़ाया हुआ है। राज्यों की स्थिति नाजुक हो चली है, राज्य कर्ज में डूबे हुए, और इसके समानांतर यह भी समझिए कि जब इस वित्तीय आयोग की रिपोर्ट थी तब वित्तीय घाटा 4.5% दर्शाया गया था, लेकिन आज की तारीख में यह 5.9% है, जो 6% पार कर जाएगा। लेकिन इसका असल हिस्सा यह है कि जो वित्त आयोग की रिपोर्ट सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक बैलेंस बनाने का काम करती है, अगर उसके दायरे में मौजूदा वक्त में राज्य दर राज्य परखते चले जाइएगा तो सेंटर ने पैसा दिया नहीं। सेंटर ने कुछ पैसा दिया, देरी से दिया। सेंटर ने कहा आरबीआई के पास चले जाइए, आरबीआई ने अपने तौर पर नोट छापे, कर्ज दे दिया, कर्ज बढ़ता चला गया। और स्थिति इस देश के भीतर में यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, यानी भारत के ऊपर अगर 155 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 155 और 160 के बीच आ चुका है, तो इस देश के तमाम राज्यों के ऊपर जो कर्ज है वह भी 75 लाख करोड़ का है। यानी यह देश तकरीबन 225 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन राज्य दर राज्य परिस्थिति को समझने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति कहां कहां नाजुक है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है क्या किसी राज्य ने जो कर्ज था उसे कभी भी कम किया या नहीं किया।
आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जिसने अपने कर्ज को कम किया है, बाकी तमाम राज्यों का कर्ज बढ़ते चला गया। वह उस राज्य का जिक्र करें उससे पहले बता दें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मायने रखती है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर बीजेपी शासित राज्य में है तो मायने नहीं रखती है। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह एकमात्र राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के ऊपर पिछले साल जो कर्ज था वह 1,29,356 करोड़ का था। इस मार्च 2023 तक वह घटकर 1,13,856 करोड़ हो गया। यानी पहली बार कोई राज्य ऐसा निकल कर आया जिसने 15,000 करोड़ रुपए कर्ज कम कर लिए। ये बीजेपी शासित तो नहीं है। बीजेपी शासित राज्य जो लंबे वक्त से चला आ रहा है उसमें तो मध्य प्रदेश का जिक्र हो सकता है, उसमें गुजरात का जिक्र हो सकता है। क्या स्थिति है वहां पर? और हमें लगता है कि बीजेपी से हटकर अगर बंगाल को भी आप परखें, वहां भी स्थितियां नाजुक है। स्टेट के भीतर सत्ता परिवर्तन से भी मुश्किल पंजाब की परिस्थिति आपको नजर आएगी। एक एक राज्य को जरा एक क्षण के लिए परख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे कर्ज में लबालब डूबे हुए राज्य है और इसको भी छुपाना है। और आरबीआई ने इस दौर में अपना खाता खोल दिया, जिसको जितना कर्ज चाहिए हम राज्य को देने को तैयार हैं। आप कहिएगा या सेंटर कहेगा तो आप पर इंटरेस्ट कम लगेगा, लेकिन आप हमसे पैसा ले सकते हैं, यानी राज्य को चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसीलिए जो अलग अलग जगहों पर जो दान दक्षिणा और जिसको रेवड़ी शब्द में दिया गया है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे पास कोई विजन नहीं है कि हम अपने स्टेट को किस रूप में स्वावलंबी बनाएं। हमारे पास विजन एक ही है कि पैसा आते रहना चाहिए, पैसा बढ़ते रहना चाहिए, हमारी सत्ता चलती रहनी चाहिए, हमारी रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी बातें तो देखी जाएगी। पैसे की कमी कहां पर है? और पैसे की कमी नहीं है तो कर्नाटक पर 5,35,157 करोड़ का कर्ज है, जो बीते एक बरस के भीतर ही तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। पश्चिम बंगाल 6,08,000 करोड़ का कर्ज में वो डूबा हुआ है। पश्चिम बंगाल पिछले बरस यानी 21-22 में लगभग 5,50,000 करोड़ था, यानी लगभग 50-58,000 करोड़ रुपए उस पर और कर्ज बढ़ गए। महाराष्ट्र के भीतर 6,80,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश 7,10,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। ये आंकड़े मार्च तक के हैं, उसके बाद और बढ़े हैं। आगे उसके बाद के पहले क्वार्टर में लगभग आपको इसमें 10% का इजाफा करना पड़ जाएगा। जो रफ्तार और जो औसत है, तमिलनाडु में 7,53,000 करोड़ रुपए, केरल के भीतर 3,71,000 करोड़ रुपए, जो छोटा सा राज्य है उस पर भी लगभग सोचिए 4 लाख करोड़ की स्थिति आ गई है कर्ज में डूबे होने की वजह से। आंध्र प्रदेश पर 4,42,000 करोड़ रुपए। गुजरात लंबे वक्त से बीजेपी मॉडल चल रहा है, लेकिन वह भी 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान की ही सत्ता है। बीच में एक बरस के लिए कमलनाथ आए जरूर, लेकिन बीजेपी का राजनीतिक प्रयोग में वहां भी 4 लाख करोड़ के कर्ज में इस दौर में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। तेलंगाना की स्थिति भी लगभग 4.25 लाख करोड़ की है, यानी 3,75,000 करोड़ के कर्ज में तेलंगाना भी डूबा हुआ है। पंजाब भी लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। मार्च तक 3,05,047 करोड़ की रकम थी। हरियाणा के ऊपर 2,87,000 करोड़ रुपए। यानी एक एक राज्य देखते चले जाइए और परिस्थिति को परखना शुरू कीजिए कि किस झारखंड 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। उत्तराखंड भी 75-73,000 के करोड़ में डूबा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी इतने ही कर्ज में डूबा हुआ है, लगभग 75,000 करोड़ में। छत्तीसगढ़ भी लगभग 82,000 करोड़ में डूबा हुआ है। तो क्या इस परिस्थिति के भीतर में हम टमाटर प्याज में खो गए थे क्या? नौकरियां नहीं मिल रही है, इस परिस्थिति में आकर फंस गए थे क्या? लेकिन जब आपके पास नॉन टैक्स पैसा कहां से आए, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो टैक्स का बोझ बढ़ते चला जाएगा। लेकिन राहत और रियायत राजनीतिक तौर पर चुनाव तक तो देंगे, चुनाव तक यह राहत रियायत आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। यह इस देश की ठोस इकोनॉमी का सच यह है कि सरकार खुद कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 पर बैरल कच्चा तेल मिल रहा है। यह अगर बढ़ गया तो फिर मुश्किल आ जाएगी।
और मुश्किल ये आ गई है, और मुश्किल ऐसी स्थिति में आकर इस देश के भीतर सरकार खड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, और सरकार ने अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये हमने शुरुआत में ही आपको लिस्ट बताई, जिससे हुआ ये है कि तकरीबन 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ गया, क्योंकि वो अधूरा होकर लटका पड़ा है। लेकिन मुश्किल और आगे की है। मुश्किल उन सामान्य लोगों की है जो कि 2 जून की रोटी के इर्द गिर्द चीजें टटोलते और जिंदगी को जीते हैं। 6% बारिश कम हुई। सरकार खुद बता रही है कि खरीफ की फसल पर असर तो पड़ेगा। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि पहली बार सरकार ये बताने से नहीं चक रही है कि मुश्किल हालात अनाज, सब्जी, खाद्यान्न को लेकर तो है, इसीलिए हमने चावल और चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। खबरदार, जो बाहर भेजा इस देश को पहले पूरा करो, और 24 तक तो हम अपने कोई नियम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते हैं चावल चीनी, जो व्यापारी होंगे वो समझ ले वजह 2024 का चुनाव है। दाल और तिलहन बाहर से मंगा सकते हैं, क्योंकि यहां जितना उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के हिसाब से जो खपत है वो ज्यादा की है, तो कीमत उसकी बढ़े उससे पहले बाहर से मंगा लीजिए, हम आपको राहत और रियायत के साथ मंगाने देंगे। लेकिन टमाटर के बाद प्याज की कीमत ना बढ़े तो हम इस देश के भीतर में एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% तक बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं आप बाहर एक्सपोर्ट ना कर सके। समूची इकोनॉमी का मंत्र क्या है? समूची इकोनॉमी में मोदी सत्ता का मंत्र एक ही है। देश की अर्थव्यवस्था 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं डालनी चाहिए। नौकरशाहों को साफ तौर पर हिदायत है कि आप ऐसी किसी पॉलिसी डिसीजन में ना जाइए जिसके बाद मुश्किल हो जाए कि दरअसल सरकार कर क्या रही है, कोई इकोनॉमी की दिशा में देखे ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि बेरोजगारी है, सवाल यह है कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई कितना खोखला और कंगाल हो गया, उसको आप देखे ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि इस देश के भीतर में महंगाई बढ़ रही है और आरबीआई उस पर कमांड नहीं कर पा रहा है। सवाल यह है कि हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर को लेकर भी था, उसमें भी राहत रियायत का हम ढोल तो पीटते रहे, लेकिन किसानों को कोई राहत रियायत मिल नहीं पाई। स्थितियां नाजुक हो रही है, और उस पर बारिश और प्रकृति की मार पड़ जाए तो क्या होगा? एक दूसरे से तमाम चीजें जुड़ी हुई है, और जब जुड़ी हुई चीजें होती हैं तो उसमें वह इंस्टीट्यूशंस भी सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे फसल बीमा है। फसल बर्बाद हो गई, लेकिन बीमा का पैसा कैसे मिलेगा? बीमा तो प्राइवेट कंपनी को देना है, और प्राइवेट कंपनी की भी माली हालत ठीक नहीं है, और उसको इसी सरकारी पैसे से अपने नेटवर्थ को ठीक करना है, तो वह बीमा का पैसा देगा या अपने नेटवर्थ को ठीक करेगा? तो हर चीज एक दूसरे से जब इंटरलिंक होकर चल रही है, तो पहली बार सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर का सच उभरे नहीं, और अगर उभरे तो 2024 के बाद दो दो हाथ कर लेंगे, क्योंकि तब जनता ने 5 साल के लिए चुन लिया होगा। लेकिन अगर नहीं चुनेंगे तो आने वाली राजनीतिक सत्ता सोचे कि उसको किस दिशा में कैसे खड़े होना है, क्योंकि हमारे पास तो नारों की कमी नहीं है। और चकाचौंध इकोनॉमी को ये बताते हुए गर्व होता है कि देखिए 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं ना, सब्सिडी हमने यूरिया तक पर की हुई है ना, और किसान सम्मान निधि का पैसा आपके बैंक ट्रांसफर पहुंच रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? मस्त रहिए तो मस्त रहिए या ना रहिए, लेकिन एक क्षण के लिए सोच लीजिए, यह सारी मशक्कत, सारी कवायद अर्थव्यवस्था की हकीकत को छुपाने की 2024 के चुनावी जीत पर ठप्पा लगाने के लिए खड़ी की गई है। अन्यथा क्या कुछ सामने आएगा, यह सिर्फ आज आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।